नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टैक्स की नई क्लास में। आज हम लोग अपना लास्ट या फिर कहूं सेकंड लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। मोटा मोटी तीन कॉन्सेप्ट हमारे बचे हुए हैं, तीन में से दो मेजर हैं। एक है एएमटी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो अब हम शुरू करने वाले हैं, उसके बाद एक दो एग्जाम्पशन है छोटी मोटी, फिर लास्ट टॉपिक होगा हमारा अल्टरनेट जो टैक्स रिजिम आई है अब, जो कि वो चेंजेस है मेन वाले। पहले ये अल्टरनेट टैक्स रिजिम होती थी, न्यू टैक्स रिजिम होती थी, अब इसको डिफॉल्ट टैक्स रिजिम कर दिया गया है आपके अटेम्प्ट के लिए फाइनेंस एक्ट 2023 से। ठीक है, ठीक है सर। चलिए फटाफट आइए, नोटबुक निकाल लो, आज की डेट डाल लो। टॉपिक का नाम है हमारा एएमटी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ठीक है, एएमटी। एएमटी का कॉन्सेप्ट क्यों आया, किस लिए आया, सबसे पहले एक बार बेस वो देखेंगे, उसके बाद कुछ नोट्स बनाएंगे और आप जो मैं नोट्स बनवाऊंगा आप एएमटी वहीं से पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद कुछ एग्जाम्पशंस भी करवाऊंगा, वो एग्जाम्पशंस अलग होंगी। पहले हम एएमटी देखेंगे। एएमटी बोले तो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। क्लासें आपकी एक दो क्लासें और बची है आज, मोस्ट प्रोबेबली आज तो मोटा मोटी खत्म हो ही जाएगा, नेक्स्ट क्लास और उसके बाद फाइनली आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट। और कंपेरेटिवली क्लासें छोटी हो रही हैं, कभी 1.5 घंटे की क्लास होती है, कभी 1.25 घंटे की क्लास होती है। मेनली जो हमारी क्लासेस होती थी वो 2.5 घंटे की क्लासेस होती थी, बट 2.5 घंटे हम कभी ली ही नहीं। बहुत कम क्लासें हैं, 4-5 क्लासें इन टोटल होंगी जो हमने 2.5 घंटे की ली है, अदरवाइज बहुत छोटी क्लासें ली हैं। तो आप कोशिश क्या करो कि एक दिन में कम से कम 1.5 क्लास, 1.5 क्लास तो आप ले ही लो। ठीक है, चलिए अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का देखिए क्या हुआ था कि फाइनेंस मिनिस्टर थे वीपी सिंह। वीपी सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उस टाइम पर क्या हुआ कि रिलायंस है ना, हमारी रिलायंस, धीरू भाई अंबानी जिसके फाउंडर थे शुरुआत में, तो इन्होंने क्या किया कि ये लोग कभी टैक्स भरते ही नहीं थे, ये लोग कभी टैक्स ही नहीं भरते थे। डिडक्शन क्लेम कर लेंगे, एग्जम्पशन क्लेम कर लेंगे, किसी न किसी तरीके से टैक्स सेविंग करेंगे ऑन ए लीगल वे। ऑन ए लीगल वे, ये नहीं है कि इलीगल रास्ता अपनाया, नहीं, इन्होंने लीगल वे में टैक्स ही नहीं भरा। इतने लूप होल्स थे इनकम टैक्स में, इतने लूप होल्स थे, और धीरू भाई अंबानी ने बहुत बढ़िया इनके फायदे उठाए लूप होल्स के, और जितना हो सका, जब तक हो सका अपना टैक्स सेव किया, जब तक हो सका। मैंने आपको बताया भी कई बार कि जो आप ज्यादातर मैक्सिमम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं वो धीरू भाई अंबानी की वजह से पढ़ रहे हैं। आज का जो टॉपिक है तो मेनली उन्हीं को जाता है, क्योंकि इन्होंने इतनी एग्जाम्पशन, इतनी रिडक्शन क्लेम कर ली, अपनी अपनी इतनी रिडक्शन एग्जाम्पशन क्लेम कर ली कि ये लोग टैक्स ही नहीं भरते थे। अब टैक्स नहीं भरते थे तो सरकार को दिक्कत होती थी कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इंडिया में, वो टैक्स क्यों नहीं भरते। इसलिए स्कीम आई थी मैट, मैट मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, और ये है एएमटी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। जो मैट लगता है वो कंपनीज पर लगता है, वो सीए फाइनल में एप्लीकेबल है, आपके लिए मैट एप्लीकेबल नहीं है। आपके लिए जो एप्लीकेबल है वो एएमटी है, वो एएमटी है, आप लोगों को पढ़ना है एएमटी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। एक एक करके देखेंगे किस पर एएमटी एप्लीकेबल होगा, कितनी लिमिट तक एप्लीकेबल होगा, कैसे क्या एप्लीकेबिलिटी आएगी एएमटी की। ठीक है जी, ठीक है सर, आओ फटाफट एक बार। जो हमारी कंपनीज होती हैं उन पर तो क्या लगता है, मैट, और जो हमारे अदर देन कंपनी है उन पर लगता है एएमटी, जो कि आप सीए या सीएमए इंटर में पढ़ेंगे, ये सीए फाइनल में है। तो एएमटी दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लो, एएमटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। एक करो फर्म एलएलपी के लिए, इनके लिए तो ये क्या होगा, मैंडेटरी।
ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स फर्म हो या एलएलपी हो उनको भरना मैंडेटरी है। सर मतलब क्या है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का? ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का मतलब ये है, सिंपल सिंपल, कि आप चाहे कोई भी डिडक्शन क्लेम करो, कुछ भी एग्जेम्पशन क्लेम करो, किसी भी तरह का कुछ भी टैक्स बेनिफिट लो, आपको इतना टैक्स भरना ही भरना है। आपको इतना टैक्स भरना ही भरना है, मिनिमम टैक्स, यू हैव टू पे मिनिमम टैक्स। बाई चांस आपका डिडक्शन एग्जेम्पशन क्लेम करने के बाद टैक्स आया 0 या आया 1000, 2000, 5000, तो आप कैलकुलेशन करेंगे ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स की। और अगर ये फिगर उस फिगर से ज्यादा है, किस फिगर से? नॉर्मल टैक्स से, तो आप फिर ये वाली फिगर भरेंगे। मतलब सरकार आपसे ये चाहती है कि आप मिनिमम कम से कम इतना टैक्स तो दोगे ही दोगे, चाहे आपको कोई भी डिडक्शन एग्जेम्पशन क्लेम की हो आपने, चाहे आपने कोई भी एग्जाम, सर जो हमने अभी तक कोई डिडक्शन पढ़ी चैप्टर 6 से वाली, इंटरनल डिडक्शन पढ़ी रिस्पेक्टिव हेड की, या फिर हमने एग्जाम्शन पढ़ी सेक्शन 54 वाली, वो वाली, या फिर जो अभी हम अगली क्लास में या आज की क्लास में हम एग्जाम्शन पढ़ने वाले हैं, उन एग्जाम्शंस का कोई बेनिफिट नहीं बेनिफिट है। उन एग्जाम्शंस का बिल्कुल बेनिफिट है, ऐसा है ही नहीं कि उनका बेनिफिट नहीं है। आप जब आगे इस चैप्टर को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये टैक्स सिर्फ इसलिए लिया जाता है ताकि आप हर साल कुछ न कुछ पैसा सरकार को दो। अगर आपने क्रेडिट भी मिलता है इसका, चिंता मत करो, क्रेडिट भी मिलता है। मान लो नॉर्मल टैक्स था आपका 100 रुपीज इस साल में, और आपका एएमटी आ गया 120 रुपीज, तो आप कितना भरेंगे? 120। आपने कितना एक्स्ट्रा दिया? आप क्या बोलोगे? सर मेरा नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से जो टैक्स आ रहा था वो आ रहा था मेरा 100 रुपीज, 100 रुपए। जो मेरा एएमटी था उसमें मेरा टैक्स आया था 120 रुपीज, तो मैंने कितना एक्स्ट्रा दे दिया? 20 रुपीज। आप क्या बोलते? यार मेरे से आपको 100 रुपए लेने चाहिए थे, बट आप एएमटी लगाकर मुझसे 120 रुपए ले रहे हो, 120। आप 20 रुपीज जो मुझसे एक्स्ट्रा ले रहे हो उसका क्या? तो सरकार आपसे कहती कोई बात नहीं, हम आपको 20 रुपए का क्रेडिट दे देंगे अगले साल। अगले साल जाकर मान लो अगले साल भी आपका जो टैक्स बना वो बना 100 रुपीज, और आपका जो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स था वो बना 60 रुपीज। आप टैक्स कितना भरेंगे? 100 रुपीज। दोनों में से ज्यादा नॉर्मल प्रोविजन वाला। लेकिन आप 100 रुपीज नहीं भरेंगे, आप भरेंगे 80 रुपीज, क्योंकि 20 रुपए आपको पिछले साल का क्रेडिट मिल जाएगा। बात क्लियर है? ये है एएमटी। कितने परसेंट लगेगा, किस टर्नओवर का कितना लगेगा, क्या लगेगा, ये हम कैलकुलेट करेंगे। बस इतना ही समझना जरूरी है। बेस मैंने आपको समझा दिया कि लगता क्यों है, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट भरते ही नहीं थे, टैक्स ही नहीं भरते थे, चाहे उनको साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाना पड़े, वो टैक्स ही नहीं भरते थे। फर्म एलएलपी के केस में ये मैंडेटरी है, लेकिन उसके अलावा अगर मैं बात करूं अदर्स की, सर अदर्स में कौन कौन है? अदर्स में इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी है, डीओआई है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन सब के लिए क्या है? इन सब के लिए एएमटी भरना है। एएमटी इज एप्लीकेबल, एएमटी इज एप्लीकेबल AMT is applicable when AMT is applicable when आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम एक्सीड कर जाती है 20 लाख रुपीस। अगर आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम एक्सीड कर जाती, एएमटी इज एप्लीकेबल व्हेन एडजस्टेड टोटल इनकम एक्सीड 20 लाख रुपीस। किन केसेस में?
इंडिविजुअल, एचएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन केसेस में आपकी जो एडजस्टेड टोटल इनकम है वो अगर 20 लाख से एक्सीड कर गई तो ही आप पर एएमटी का प्रोविजन आएगा। अगर आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम मान लो 5 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है, तो एएमटी के प्रोविजन नहीं लगेंगे। लेकिन फर्म के केस में चाहे 1000 रुपए भी है एडजस्टेड टोटल इनकम, आपको मेट लगेगा ही लगेगा, हमेशा लगेगा इस पर। इसका तो एएमटी भी मत निकालो चाहे, तो एडजस्टेड टोटल इनकम भी मत निकालो चाहे। बात समझे कि नहीं समझे? एएमटी ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर फर्म और एलएलपी। सिर्फ ये क्या होता है, एएमटी आपको निकाल के देखना होता है। आप नॉर्मल प्रोविजन निकाल लिए, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से कैलकुलेशन कर ली, आपने पूरा टैक्स कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, आपने कर लिया। अब आप एक बार एएमटी और कैलकुलेट कर लो, दोनों को कंपेयर कर लो। अगर दोनों में जो भी ज्यादा आएगा वो आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपने एएमटी पे कर दिया तो जितना भी ज्यादा पे किया होगा नॉर्मल टैक्स से, वो आपको अगले साल में क्या मिल जाएगा? क्रेडिट मिल जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एएमटी लिखो, नोट लिखो एक। provisions of AMT shall not applicable if provision of AMT shall not applicable if SSC opt for सेक्शन 115 BAC। जो न्यू टैक्स रिजिम है ना, न्यू टैक्स रिजिम, अगर एसएससी वो ऑप्ट कर लेता है तो एएमटी के प्रोविजन नहीं लगेंगे, एएमटी के प्रोविजन नहीं लगेंगे। सर जो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम है, हाँ भाई, जो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम है, दिस वन, अगर आप ये करते हो, फॉलो करते हो, एक्सेप्ट करते हो, तो आपको एएमटी के प्रोविजन नहीं लगेंगे। एएमटी लगेगा कितने परसेंट? 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। जो भी आप एडजस्टेड टोटल इनकम निकालेंगे, जो भी आप एडजस्टेड टोटल इनकम निकालेंगे, उसका 18.5% यू हैव टू पे एज ए एएमटी। इफ if 18.5% of adjusted total income exceed income tax if 18.5% of adjusted total income exceed income tax payable as per
नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, तो उस केस में आपका जो एडजस्टेड टोटल इनकम है वही आपकी टोटल इनकम बन जाएगी। देन सर इस लाइन का क्या मतलब है अभी बता रहा हूँ, पहले एक बार इसको उतारो फटाफट, 2 मिनट समझो, इसको उतारो एज सुन एज पॉसिबल। एएमटी कितना लगेगा, 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, आपको टैक्स है ये टैक्स, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम यू हैव टू पे। अगर आपका 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम एक्सीड कर गया तो चलो उतारो एक बार पहले फटाफट, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको। हो गया, चलो अगर आपका एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% मतलब मैट एएमटी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, अगर आपका एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% से एक्सीड कर गया, इफ 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम एक्सीड कर जाता है इनकम टैक्स पेबल एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, आपने नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से अपना टैक्स कैलकुलेशन कर ली, आपने एएमटी के हिसाब से अपनी टैक्स कैलकुलेशन कर ली। अगर आपके एएमटी के हिसाब से टैक्स कैलकुलेशन ज्यादा आ रही है, दैट मींस आप पर कौन से प्रोविजन लग गए, एएमटी, आपको एएमटी के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उस केस में जो आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम है वही आपकी टोटल इनकम बन जाएगी। सर इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल ये मतलब है, मान लीजिए टोटल इनकम आती है आपकी 45 लाख रुपए, नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स अप्लाई किए, आपकी नॉर्मल इनकम कितनी आ गई सर, आपकी 45 लाख रुपीस की टोटल इनकम आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। आपने एएमटी के प्रोविजन लगाए, एएमटी के प्रोविजन के हिसाब से आपकी जो एडजस्टेड टोटल इनकम है, आपकी जो एडजस्टेड टोटल इनकम है, मान लीजिए वो निकल कर आई आपकी 60 लाख रुपीस, पहले क्या निकल कर आई थी 45 लाख रुपीस, अब क्या निकल कर आई 60 लाख रुपीस। तो अगर आपका एडजस्टेड टोटल इनकम 18.5% से ऊपर चला गया, 18.5% आपका एडजस्टेड टोटल इनकम एक्सीड कर गया नॉर्मल से, इफ 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम मतलब मैट सॉरी एएमटी एक्सीड कर गया इनकम टैक्स पेबल नॉर्मल प्रोविजन से, मतलब आपको उस क्वेश्चन में देखिए आपकी इनकम कितनी थी नॉर्मल प्रोविजन में 45 लाख, आपने एएमटी लगाया, आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम आ गई 60 लाख रुपीस। अब बाई चांस मान लीजिए आपको एएमटी में टैक्स देना है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स में टैक्स पे करना है, अगर आप एएमटी के हिसाब से टैक्स पे करेंगे तो जो आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम है जो 60 लाख है वही आपकी टोटल इनकम बन जाएगी। सर क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है, पहले जो आपकी टोटल इनकम थी वो थी आपकी 45 लाख, आपको कोई सरचार्ज नहीं देना था, आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम बन गई 60 लाख, अब आपको सरचार्ज भी पे करना पड़ेगा। 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम ये तो हो गया टैक्स प्लस सरचार्ज यू हैव टू पे। अब ये क्वेश्चन भी करेंगे इसका ऐसे बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे, बात समझ आई, आ गई सर, एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, नहीं आई तो कोई बात नहीं, डोंट वरी। AMT applicable to all SSC, AMT applicable to all SSC except कंपनी, कंपनी पर क्या लगता है सर, मैट मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। अगर आपकी यूनिट सिचुएटेड है, इफ यूनिट इज या बिजनेस इज situated in IFSC इंटरनेशनल, ये वाले सुने हैं IFSC सेंटर होते हैं जो इंडिया में, ये सुन लो तेलंगाना गुजरात में है, हाँ सर सुने तो हैं,
सुने तो हैं सर। तो आप AMT rate will be 9% instead of 18.5%। आप क्या देंगे? 18.5% की बजाय 9% से आप AMT देंगे। यस और नो? यस सर। अगर आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अमेंडमेंट आई थी पिछले साल, इफ SSC has cooperative society AMT will be 15%। चलो उतारो फटाफट, एक बार फटाफट उतारो जल्दी से। हाँ जी, दोबारा से एक बार। AMT एप्लीकेबल टू ऑल एसएससीज एक्सेप्ट कंपनी। कंपनी पर क्या लगता है सर? मैट के प्रोविजन लगते हैं। AMT सिर्फ क्या लगेगा? अदर देन कंपनीज पर। दैट मींस फर्म LLP पर मैंडेटरी है, और इंडिविजुअल HF AOP BOI आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इन पर क्या है सर? अगर आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से एक्सीड हुई, यस और नो? ये देखिए, हाँ सर। उसके बाद मैंने बताया AMT कितना लगेगा सर? AMT 18.5% के हिसाब से लगेगा। लेकिन अगर आपकी यूनिट या आपका बिजनेस किस में है? IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में है, तो उसमें आपका जो रेट हो जाएगा वो 18.5% की बजाय हो जाएगा 9%। और अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं तो आप पर AMT लगेगा कितना? 15% के हिसाब से। यस और नो? यस सर। AMT इज इक्वल टू, ये जो लिखा था इसमें एक चीज ऐड करो। AMT इज इक्वल टू 18.5% प्लस सरचार्ज प्लस HEC। सरचार्ज अगर आपका इफ एप्लीकेबल, यहीं पर नोट डाउन कर लो, आपका AMT इज इक्वल टू 18.5% ऑफ एडजस्ट टोटल इनकम प्लस सरचार्ज प्लस HEC। सर आप इतनी देर से बोल रहे हो एडजस्टेड टोटल इनकम, एडजस्टेड टोटल इनकम, इसका मतलब तो बताओ क्या है? एडजस्टेड टोटल इनकम बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, बहुत 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 ज्यादा ही सिंपल है। कुछ नहीं करना, आपको दो तीन चीजें प्लस करानी है, एक चीज माइनस करानी है, बस। हाँ सर, किस में प्लस करानी है? नेट प्रॉफिट में। टोटल इनकम, आपका जो भी टोटल इनकम आया सर, ये टोटल इनकम कौन सी? एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, या फिर कहूं नेट प्रॉफिट आया। हाँ सर, उसको लिख लीजिए। उसमें आप ऐड कराएंगे, उसमें आप ऐड कराएंगे उसमें आप ऐड कराएंगे एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10AA
ये SEZ की एग्जामिशन है जो हम आज देखेंगे क्लास के बाद, मतलब क्लास में ही इस टॉपिक के बाद। उसमें ऐड करा देंगे आप, अगर आपने एग्जामिशन ले रखी है आप ऐड बैक करा देंगे, और अगर आपने डिडक्शन ले रखी है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD, तो आप वो ऐड करा के चलेंगे। ऐड कराएंगे आप डिडक्शन, मतलब एक एग्जामिशन दो डिडक्शन, याद रखना मैंने क्या बोला था शुरू में आती, अगर आप एग्जामिशन या डिडक्शन लेकर आप अपना प्रॉफिट जीरो कर रहे हैं और आप कोई टैक्स नहीं भर रहे, तो हम आपकी एग्जामिशन डिडक्शन को वापस क्या करवा देंगे, एड बैक करवा देंगे। ठीक है, तो डिडक्शन चैप्टर 6A वाली, पार्ट सी, चैप्टर 6A पार्ट सी। सर पार्ट सी में कौन कौन सी थी, नेट कंक्लूजन में लिख लेना 80 JJAA, 80 QQB, 80 RRB, ये तीन डिडक्शन आपको एड बैक करा देनी है। और आपने जब डिडक्शन क्लेम की होगी 35 AD में, वो आपको एड बैक करा देनी है नेट प्रॉफिट में। जी सर, अगर बाई चांस मान लीजिए आपका स्पेसिफाइड बिजनेस था, आपकी टोटल इनकम आ गई जीरो नेट प्रॉफिट, क्योंकि आपने 100% डिडक्शन क्लेम कर ली होगी 35 AD में, कर ली सर, मान के चलो सिचुएशन है, एड बैक कराई, आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। लेकिन जो 35 AD में आपने एसेट मशीनरी वगैरह है उस पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो अलाउ करोगे भाई। अगर आप मेरे को 100% डिडक्शन डिसअलाउ कर रहे हो, डिसअलाउ का मतलब आपको नेट प्रॉफिट में ऐड बैक करवा दी, लेकिन इस बिजनेस का कम से कम मुझे डेप्रिसिएशन तो दो भाई, डेप्रिसिएशन तो दोगे, वो आपको करा देना माइनस। क्योंकि डेप्रिसिएशन तो राइट है सबका, यहां पर डेप्रिसिएशन मिलता नहीं क्योंकि 100% आप कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लेम कर चुके होते। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स covered under section 35 AD। हाँ जी ठीक है, जो भी बचा आपका, आपकी बची एडजस्टेड टोटल इनकम, एडजस्टेड टोटल इनकम, ये देखिए पूरा एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालनी है, पूरा का पूरा एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालनी है। हाँ जी, बात क्लियर है, बोलिए बोलिए, बताइए, सब कुछ सुनाइए। कल आपकी लास्ट क्लास होगी बच्चा, कल आपकी लास्ट क्लास होगी हर हालत में। बिल्कुल लास्ट क्लास है कल आपकी, कल आपका सिलेबस 100% कंप्लीट हो जाएगा दोस्त। मैंने एज ए बैच का नाम था एग्जाम ओरिएंटेड बैच, कि हम एग्जाम से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ाएंगे, बट मैंने आपका एक तरीके से रेगुलर बैच करवा दिया है। बस रेगुलर बैच में क्या होता है, थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं, एक ही चीज के और 5-6 एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब दिमाग में एकदम धीरे धीरे करके फिक्स करते चलते हैं। बट स्टिल इस क्लास में भी आप देखोगे तो हमने जो रेगुलर बैच है उसका आधे से ज्यादा टाइम ले लिया इसको कंप्लीट करवाने में। ठीक है, मैंने सोचा यार कोई बात नहीं, 5-10 क्लासों से कोई एक्स्ट्रा, शुरू में मुझे लगा कि यार कहीं मैं 5-10 क्लासें एक्स्ट्रा ले लूं, बच्चे कहेंगे सर ये तो गलत बात है, आपने टाइम पर सिलेबस कंप्लीट नहीं कराया। बट मुझे लगा यार इस कमी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों की पढ़ाई। बच्चा बेशक मुझे ये कह दे कि हाँ यार सर आपने 5-10 क्लासें मेरी एक्स्ट्रा ले ली, 10 क्लासें एक्स्ट्रा ले ली, आपने तो ज्यादा टाइम ले लिया, लेकिन
बच्चे को जब पढ़ा, जो भी लिखवाया यहाँ पर, वो 100% रिटेन रहेगा। वो एग्जाम में आएगा उसके, बेशक हमने थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा बट फ्रूटफुल रहा। मैं 30 क्लास में भगा देता, घास कटवा देता, कोई फायदा नहीं होता, कोई भी फायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जितना जल्दी मैं भगाता चलूंगा, जितना जल्दी मैं भगाता चलूंगा टॉपिक्स को, उतना बच्चे के दिमाग पर भी प्रेशर पड़ता है। कहीं ना कहीं आपके दिल में भी महसूस होता है कि ये टीचर भगा रहा है इस टाइम पर, ये टीचर तेजी में करवा रहा है, इसको बस बैच कंप्लीट करवाना। नहीं, यहाँ फिर मुझे लगा नहीं, मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 10 क्लास से एक्स्ट्रा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। समय पर चीजें खत्म होनी जरूरी हैं, बट अगर 2 4 5 10 क्लासें एक्स्ट्रा भी लगे चले। चलो, तो फिर कल पार्टी करेंगे, पार्टी। हाँ सर, कल पार्टी करते हैं, कल पार्टी करेंगे भाई। एक नोट लिखेंगे, सीए साहब की यहाँ पर जरूरत पड़ी कि आपको जो ये एडजस्टेड टोटल इनकम है ये सर्टिफाई करवानी है। एसएससी तुम्हें ये एडजस्टेड टोटल इनकम है सीए साहब से सर्टिफाई करवानी। सीए साहब ने सीए इंटर में एएमटी पढ़ा है, तो जब वो सीए फाइनल पास कर जाएंगे तो वो सर्टिफाई करके देंगे कि आपका एएमटी ठीक निकला है। दैट मीन्स एडजस्टेड टोटल इनकम आपकी ठीक निकली। चलिए, एक रिपोर्ट देनी होती है। एसएससी एसएससी will have SSC will have to obtain a certificate. SSC will have to obtain a certificate from CA Sahab certifying that adjusted total income and submit a report at least 1 month prior to date of filing of ROI. SSC will have to obtain a certificate from CA साहब certifying adjusted total income, कि आप adjusted total income को सर्टिफाई करेंगे और एक रिपोर्ट देंगे अपनी रिटर्न भरने से पहले। SSC will pay SSC will pay इनकम टैक्स और AMT इन तीनों में से जो भी हायर होगा SSC वो पे करेगा, दोनों में से। SSC will pay income tax or AMT whichever is higher shall pay to the government. हाँ जी, चले, बहुत आसान है, खत्म हो गया AMT आपका। AMT आपका खत्म हो गया, मोटा मोटी एक क्रेडिट और रह गया, वो और समझाना है, उसके बाद AMT आपका खत्म। उससे पहले एक एग्जांपल करेंगे यार। कोऑपरेटिव सोसाइटी में चेंज है, अमेंडमेंट आई थी पिछले साल ही, तो एक बार कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसके हिसाब से आगे चलेंगे। ठीक है, ठीक है। दीनानाथ चौहान,
दीनानाथ कोऑपरेटिव सोसाइटी was engaged in specified business under section 35 AD claiming a total income of rupees 90 lakh $92 lakh after claiming deduction under section 35 AD 35 AD की डिडक्शन क्लेम करने के बाद आपकी जो इनकम है वो 92 लाख की है। सॉरी ऑफ वेट ए मोमेंट 92 लाख की आपकी टोटल इनकम है, डिडक्शन क्लेम कर ली 35 एडी की, तो आपकी इनकम रह गई 22 लाख रुपीज। मतलब 22 लाख रुपीज में आप एड बैक करवा देंगे या फिर कहूं टोटल इनकम ले लेंगे आप, यस और नो, लेकिन डेप्रिसिएशन जरूर माइनस करके चलेंगे, यस सर। कंप्यूट द AMT पेबल। निकालो, कोई बच्चा निकालना चाहेगा? जो भी एसेट्स हैं वो सारी की सारी क्या है, मोर देन 180 डेज है, प्लांट एंड मशीनरी है। लिख लो इस बात को, एसेट पुट टू यूज मोर देन 180 डेज एंड या फिर इसको करके सीधा लिख दो प्लांट एंड मशीनरी पुट टू यूज मोर देन 180 डेज। चलो जी, कोई बच्चा सॉल्व करना चाहे, 2 मिनट का समय है आपके पास, आप सॉल्व कर सकते हैं। मुझे कैमरा ब्लर क्यों कर रहे हो तुम? $92 लाख की टोटल इनकम है आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर 35 एडी ऑफ रुपीज 22 लाख। 35 एडी की जो डिडक्शन है वो 22 लाख की क्लेम कर चुके हैं, उसके क्लेम करने के बाद आपकी टोटल इनकम आई 92 लाख। तो आप एड बैक करवा देंगे, लेकिन माइनस भी करवाएंगे, यस सर। माइनस कितना करवाएंगे सर नहीं पता। चलो एक बार खुद से सॉल्व करो। दो मिनट लगा के खुद से सॉल्व करो फटाफट, टेक योर टाइम, जितना भी आता है, जहां तक भी आता है, उसके बाद मैं सॉल्व करवाता हूं।
फटाफट से सॉल्व करेंगे। हाँ जी, चलें सॉल्व करें, बोलिए फटाफट। यस सर, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, आपका जो टोटल इनकम थी वो कितनी थी सर? मेरी टोटल इनकम थी, मेरी कितनी थी? 92 लाख की। टोटल इनकम ऑफ रुपीज 92 लाख आफ्टर आफ्टर ध्यान देना जी, आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शन 35 22 लाख। तो 22 लाख इसमें ऐड करवा दूंगा। थर्टी फाइव 22 लाख, लेकिन माइनस भी करवा दूंगा डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। कितना माइनस करवाऊंगा सर? 22 लाख का 15%। ऐसा क्यों? 22 लाख का 15% ये होता है आपका 22 लाख का 15%, 3,30,000। 3,30,000 कितना आ गया? वो आपकी निकल कर आई एडजस्टेड टोटल इनकम। सर ये आ गई मेरी 92 लाख माइनस 92 लाख प्लस 92 लाख प्लस 22 लाख माइनस 3.3 लाख, 1,10,70,000। 1,10,70,000। हाँ जी, चेक। हाँ जी, देख रहे हो आप एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालेंगे सर? सिंपल सिंपल, जो भी मेरी टोटल इनकम दी होगी उसमें मैं डिडक्शन माइनस करवा दूंगा। जो मैंने 35 एडी में क्लेम की थी, 35 एडी की डिडक्शन मैंने यहाँ पर एड बैक करवा दी। उसमें से नोशनल डेप्रिसिएशन जरूर माइनस करवाऊंगा। भैया डेप्रिसिएशन तो क्लेम करूंगा ही करूंगा, ये तो मेरा राइट है सेक्शन 32 का। इधर आओ फटाफट, क्या बोला था? एडजस्टेड टोटल इनकम, अरे किधर गई सर? ये रहा एडजस्टेड टोटल इनकम नेट प्रॉफिट एड बैक करा दूंगा। एग्जम्पशन 10AA की अगर ले रखी है तो 35 एडी की डिडक्शन ले रखी है, एड बैक करवा दूंगा। और डिडक्शन ले रखी 3 सेक्शन में, 80 डबल जे डबल ए, 80 क्यूक्यूबी, 80 आरआरबी, तीनों डिडक्शन एड बैक करवा दूंगा। लेकिन इस बिजनेस का डेप्रिसिएशन जरूर माइनस करवाऊंगा। और इसीलिए आपको क्वेश्चन में कहा भी गया था कि प्लांट एंड मशीनरी है भाई साहब जो पुट टू यूज की है 180 डेज से ज्यादा, दैट मींस आपको 15% का डेप्रिसिएशन रेट लेना है, इसलिए प्लांट एंड मशीनरी लिखा था। फर्नीचर फिक्चर लिखते तो 10% का लेते, और पूरा 15% लेना है, 7.5 मत लेना, क्योंकि पुट टू यूज मोर देन 180 डेज है। कोई दिक्कत है यहां तक? बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत है? नो सर। आओ फिर, आइए। कितना टैक्स हुआ? एडजस्टेड टोटल इनकम निकल कर आ गई जी सर। अमाउंट पेबल निकालो। कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो एएमटी
पेबल कितना आएगा? सर आपने बोला था कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाँ सर एएमटी लगता है 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में कितना लगेगा? 15%। एम आई राइट? राइट सर। चलो 15% निकालो, ये हो गया सर 1,10,70,000 रुपए का 15%। कितना निकल कर आया जी? ये आ गया सर आपका 1,10,70,000 का 15%, ये आ गया सर 16,60,500, 16,60,500। हाँ जी 16,60,500। अब मुझे बताओ आपकी इनकम कितनी थी? सर कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, मेरी टोटल इनकम थी 92 लाख, 92 लाख, 92 लाख, 92 लाख। नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स आपने डिडक्शन क्लेम कर ली 35 एडी की, आपकी इनकम कितनी आई? 92 लाख। कोऑपरेटिव सोसाइटी में सरचार्ज का रेट कितना है? कोऑपरेटिव सोसाइटी में सरचार्ज का रेट कितना है सर? 92 लाख। 1 करोड़ से नीचे है, 1 करोड़ से नीचे है तो सरचार्ज लगेगा ही नहीं, क्योंकि टोटल इनकम आपकी 92 लाख है। जिस बच्चे को नहीं पता, 1 मिनट इधर इधर ध्यान देना, इधर इधर सरचार्ज पर लेकर जा रहा हूं। कहां गया? ये रहा। हाँ जी, सरचार्ज फॉर अदर एसएससी, सरचार्ज कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अगर आपकी इनकम अबाउ 1 करोड़ अप टू 10 करोड़ है तो आपको 7% का सरचार्ज देना था, 7% का। लेकिन आपकी टोटल इनकम कितनी थी? टोटल इनकम कितनी थी? 92 लाख। 1 करोड़ से कम है, 1 करोड़ से अबाउ होनी चाहिए तो 7% ऑफ इनकम टैक्स है। हाँ सर, तो यहाँ सरचार्ज नहीं लगेगा? नहीं सर लगेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था अगर आपका 18.5% ज्यादा हो जाता है नॉर्मल टैक्स पेबल से, नॉर्मल टैक्स पेबल से, क्योंकि ऑब्वियसली ज्यादा है। एडजस्टेड टोटल इनकम कितना आया मेरा? 15%। सर 16,60,000। तो इस केस में, बिकॉज इस केस में मेरी जो एडजस्टेड टोटल इनकम है वही आपकी टोटल इनकम हो जाएगी। तो मेरी टोटल इनकम पहले कितनी थी सर? 92 लाख। तो पहले के हिसाब से तो मुझे क्या नहीं करना था? जल्दी बोलो। सरचार्ज नहीं लगाना था। लेकिन जो ही मैंने एएमटी के प्रोविजन लगाए तो मेरी जो एडजस्टेड टोटल इनकम है मेरी होगी 1,10,00,000। यही बात मैं आपको कह रहा था कि अगर बाई चांस मान लीजिए आप एएमटी के हिसाब से टैक्स पे करते हैं, अगर आप एएमटी के हिसाब से टैक्स पे करते हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी जो टोटल इनकम है वही आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम होगी। तो अब आपकी टोटल इनकम कितनी होगी? 1 करोड़ से ऊपर। तो आप सरचार्ज लगाएंगे? सरचार्ज लगाएंगे? हाँ सर, ऐड करो सरचार्ज। सर कितना परसेंट? 7% ऐड कर दो जी। 7% का सरचार्ज, इसका 7%, 1,16,000, 1,16,235, 1,16,235। हाँ जी, 1,16,000 कितना? 235 रुपए। ये हो गया आपका सरचार्ज। टोटल कितना बना सर? इसमें आप ऐड करवा दो 16,60,500, ये आ गया 17,76,735। इसमें ऐड करा दूंगा HEC 4% का 4%, ये आ गया 71,069.40। राउंड ऑफ करके आपका जो टोटल आएगा प्लस 1,776,735, ये आ गया 18,47,804.40। राउंड ऑफ कर दूंगा तो 18,47,800, 18,47,800। टैक्स पेबल सर मैंने उतारा नहीं, नहीं उतारा तो उतारो, फटाफट उतारो। कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन देखिए।
उतार लिया। सर मेरा ना इसमें एक डाउट है। हाँ बोल ना बच्चे। सर मैं इसमें टैक्स कितना पे करूंगा? हो सकता है आपका डाउट आ जाए। मैंने सिर्फ आपसे यहां पर पूछा था कंप्यूट द एएमटी पेबल, मैंने आपसे टैक्स पेबल नहीं पूछा। अब अगर ये क्वेश्चन बनता तो दूसरे तरीके से 92 लाख 92 लाख पर मैं इसका रेट लगाता। किसका? सोसाइटी का, कोऑपरेटिव सोसाइटी। याद है तुम्हें? 10,000 10%, 20,000 20%, एंड अबाउ 20,000 कितना? 30%। अबाउ 20,000 कितना? 30%। याद आया कि नहीं आया? सर याद सा नहीं आ रहा। अप टू 10,000 10%, 10,000 से लेके 20,000 20%, अबाउ 20,000 30%। याद आया? रिमेंबर और नॉट रिमेंबर? रिमेंबर सर। तो उस हिसाब से निकालूंगा तो 20,000 से ऊपर है मेरी टोटल इनकम 92 लाख। 92 लाख का करूंगा 30%, ऑब्वियसली मेरा इनकम टैक्स पेबल ज्यादा आएगा। एएमटी तो मेरा सिर्फ कितना आया है? 18 लाख। वो मोटा मोटी 27 लाख तो वही हो गया। तो 27 लाख प्लस आएगा। तो टैक्स तो मैं उस हिसाब से दूंगा। सिर्फ मुझे ये आपको कैलकुलेशन समझानी थी एएमटी पेबल की, कि जब आप एएमटी पेबल निकालेंगे तो आपकी टोटल इनकम बेशक 92 लाख है, लेकिन उसको नहीं मानना। आप ए एडजस्टेड टोटल इनकम, इसको टोटल इनकम मानोगे, फिर सरचार्ज लगाओगे, फिर आप ऐसे कैलकुलेशन करोगे। सिर्फ आपको मैंने एएमटी पेबल निकालना सिखाया, इसका दूसरा पोर्शन इस क्वेश्चन में नहीं बताया। ठीक है? हाँ जी। एक लास्ट कॉन्सेप्ट एएमटी का, कि जो क्रेडिट है उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, दैट्स इट। एएमटी का जो क्रेडिट है उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर अपनी सांसें तोड़ देगा, दम तोड़ देगा ये चैप्टर अपना। यस और नो? यस सर। चलो फटाफट आओ लिखिए। एएमटी क्रेडिट, एएमटी क्रेडिट अंडर सेक्शन 115 जेडी, 115 जेडी जॉइंट डायरेक्टर। चलो कोई बात नहीं सर, आपका बहुत ही पीजे जोक था। पीजे पता क्या होता? पीजे पुअर जोक, और कई बार बोलते हैं डबल पीजे, दैट मींस डबल पुअर जोक। एएमटी क्रेडिट मैंने बता दिया आपको शुरुआत में ही, जो भी आप एक्सेस टैक्स पे करेंगे, एक्सेस टैक्स पे, देखिए आपको टैक्स कितना पे करना होता है? एसएससी बिल पे, एसएससी टैक्स या तो इनकम टैक्स या एएमटी। अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमने सिर्फ एएमटी निकाला था, इनकम टैक्स नहीं निकाला था। अगर उसमें इनकम टैक्स भी निकालते दो ये आया था 18 लाख अप्रोक्स, ये आएगा 27 लाख अप्रोक्स, 27 लाख 18 लाख, विच एवर इज हायर 27 लाख, तो आप इनकम टैक्स पे करेंगे। ठीक है? फिर आप एएमटी भूल जाओ। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझे। अब मान लो इस क्वेश्चन में एएमटी ज्यादा आया होता, इनकम टैक्स कम आया होता, तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू अगले सालों में जाके जितना भी आप इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा पे करेंगे, उतना आपको अगले साल में जाके क्रेडिट मिल जाएगा। सर कैसे मिल जाएगा? अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एएमटी क्रेडिट, if AMT payable, if AMT payable exceed income tax payable, then the difference will be AMT credit and allowed to carry forward up to 15 assessment year, up to 15 assessment year। if AMT payable exceed कर जाता है इनकम टैक्स पेबल से, then the difference will be AMT credit। जो डिफरेंस आएगा वो AMT क्रेडिट होगा, और वो अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड होगा 15 साल तक। आप इसको यूज कब करेंगे? यूज सच एक्सेस
टैक्स पेबल थ्रू AMT in next assessment year. Use such excess tax payable through AMT in next assessment year. उससे नहीं मिलता, the next and the next up to 15 assessment year तक. एक एग्जांपल देखो. One, two, three, four. Income tax payable, AMT payable, actual payable, that means higher of और क्रेडिट. चलो जी, पहले साल में मान लो आपका जो इनकम टैक्स पेबल था वो था 7 लाख रुपए, और जो आपका AMT पेबल था वो था मान लो आपका 15 लाख रुपीज. एक्चुअल पेबल क्या होगा? 7 लाख की 15 लाख. जल्दी बोलो. 7 लाख की 15 लाख. सर विच एवर इज हायर, 15 लाख पे करूंगा. आपको क्रेडिट कितना अलाउड होगा? आपको क्रेडिट कितना अलाउड होगा? सर 5 लाख वहां, 3 लाख वहां, 8 लाख का क्रेडिट अलाउड होगा. मैं अगले सालों में जाकर इसको क्लेम कर सकता हूं. उससे अगले साल में कितना आ गया? सर उससे अगले साल में मान लो इनकम टैक्स पेबल है आपका 9 लाख रुपए और आपका AMT पेबल है 12 लाख रुपए. एक्सेस कौन सा है? सर 12 लाख रुपए. कितना हो गया क्रेडिट? सर 8 लाख पहले का था और सर 3 लाख यहां पर हो गया. 12 माइनस 9, 3 लाख. तो 8, 9, 10, 11. 8 लाख प्लस 3 लाख, 11 लाख का क्रेडिट हो गया. हाँ सर हो गया. थर्ड में आओ. थर्ड में मान लो मेरा इनकम टैक्स पेबल था मेरा 11 लाख. AMT कितना है मेरा? AMT है मान लो मेरा 6 लाख. विच एवर इज हायर, सर 11 लाख का पे करेंगे. AMT कितना यूज करूंगा बताओ फटाफट. सर 11 में से 6 माइनस करवा दो, 5 लाख. 5 लाख बोलो. मिनिमम इतना तो देना ही पड़ेगा. हाँ सर, तो 5 लाख तक का आप AMT यूज कर सकते हैं. तो आपका 6 लाख वापस रह जाएगा. 11 लाख माइनस 5 लाख, 11 लाख माइनस 5 लाख. यस और नो बोलो. 2 मिनट लगा के समझो. आपका यहां तक कितना AMT था? सर क्रेडिट आपका 11 लाख था. आप 11 लाख तक एडजस्ट कर सकते थे. लेकिन जब मेरा अगला साल आया, थर्ड ईयर, फिर आया मेरा 11 लाख माइनस 6 लाख. विच एवर इज हायर, टैक्स कौन सा पे करना है? सर 11 लाख. चलो जी ठीक है, मैं 11 लाख लेके खड़ा हो गया. जैसे ही मैं 11 लाख रुपए लेकर खड़ा था, मेरे को एकदम से अचानक से आवाज आई, अरे 11 लाख क्यों पे करूंगा? 11 लाख का तो मेरे पास क्रेडिट पड़ा है. आप क्या बोलोगे? भैया थर्ड ईयर में देखो, थर्ड ईयर में इनकम टैक्स आ गया आपका 11 लाख, AMT आ गया आपका 6 लाख हायर. सर 11 लाख. मैं 11 लाख लेकर जैसे ही खिड़की पर पहुंचा, पीछे से तुरंत मेरे CA साहब ने आवाज लगाई, अरे सुनो 11 लाख का तो तुम्हारा AMT है. हाँ यार, मेरा तो AMT क्रेडिट पड़ा तो है.
8 साल का उससे पहले का और 3 लाख का पिछले साल का, 11 लाख का टोटल। वो बोला 11 लाख मैं नहीं दूंगा, 11 लाख मैं नहीं दूंगा। बोले क्यों नहीं दोगे? बोला मेरे पास एएमटी का क्रेडिट है। बोला बेवकूफ समझे हो क्या, तीसरे साल में भी तो एएमटी पेबल है, इतना तो कम से कम दोगे। चलो 11 लाख मत दो, इतना तो दोगे। हाँ 6 लाख इसमें से ले लो, तो 11 लाख में से 6 लाख ये माइनस कर दूंगा, तो 11 में से 6 सॉरी 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 5 लाख, 6 लाख तो दूंगा। कितना पे करना था? 11 लाख। 11 लाख में से भैया क्यों कह रहे 6 लाख तो दोगे? 6 लाख, हाँ तो 11 में से 6 लाख माइनस करो, 5 लाख का एएमटी क्रेडिट ले सकता हूं, 5 लाख का एएमटी क्रेडिट ले सकता हूं। हाँ सर, तो 11 लाख का था, 5 लाख का इस साल यूज कर लिया, तो 6 लाख बचा कि नहीं बचा? जल्दी बोलो, 6 लाख बचा कि नहीं बचा? यस और नो? सर एक बार और समझा दो सर, थोड़ा थोड़ा कम समझ में आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गहरी लंबी सांस लो। अब देखो 7 लाख, 15 लाख, विच एवर इज हायर, 15 लाख पे करना है। लेकिन भैया मेरा टैक्स ही बनता था 7 लाख, वो तो एएमटी प्रोविजन के हिसाब से मैं ज्यादा जमा करा दे रहा हूं। मैंने 15 लाख जाकर विंडो पर जमा करा दिए इनकम टैक्स में। मैंने कितना एक्सेस जमा करा दिया? 8 लाख रुपए। ठीक है, हाँ सर, क्योंकि मेरा 7 लाख बनता था, 15 लाख था, मैंने 8 लाख जमा करा दिया, एक्सेस जमा करा दिया। वो बोले 8 लाख का अगले साल में जाके ले लियो। अगले साल क्या हुआ? 9 लाख, 12 लाख। बोला यार 3 लाख और एक्स्ट्रा बन रहा है, टोटल पिछले साल का 8 लाख, 3 लाख इस साल का, टोटल 11 लाख एक्सेस दे चुका हूँ। वरना मेरे को देना था 7 लाख और 9 लाख, मैंने दिया 15 लाख और 12 लाख, तो मैंने टोटल 11 लाख एक्स्ट्रा दे दिया। अगले साल खुदा ने खास्ता 11 लाख का इनकम टैक्स पेबल आ गया, एएमटी आ गया 6 लाख का। दोनों में से हायर कौन? 11 लाख। आप तुरंत चिल्लाए अरे सुनो सुनो, 11 लाख, मैं 11 लाख क्यों दूं, मेरा तो क्रेडिट पड़ा है। बोले नहीं ऐसा नहीं होगा, तीसरे साल में भी तो एएमटी लगेगा, तो कम से कम 6 लाख तो आपको देना पड़ेगा बाबूजी, 6 लाख तक तो आपको देना पड़ेगा। वो बोले ठीक है 6 लाख ले लो, फिर 6 लाख ले लो। तो 11 लाख लेना था, 11 में से 6 मैंने उसको दे दिया, बच गया कितना? 5 लाख। 5 लाख का क्रेडिट यूज हुआ, 6 लाख। बोलो यस और नो? 5 लाख ही आप यूज कर पाएंगे, 11 में से आप 5 लाख ही यूज कर पाएंगे। 6 लाख का आपके पास क्रेडिट बच गया, और 6 लाख आपने दे दी सरकार को। यस और नो? यस और नो? बोलिए, समझो एक बार, समझो, 2 मिनट लगा के तुम्हारा ही वेट कर रहा हूं, ताकि तुम दिमाग में बिठाओ। फोर्थ ईयर का भी सेट कर देता हूँ, क्या लिखना है। चलो फोर्थ ईयर में आओ। अब फोर्थ ईयर में मान लो मेरा इनकम टैक्स पेबल है 10 लाख रुपए, एएमटी मेरा पेबल है, एएमटी मेरा पेबल है 9 लाख रुपए, विच एवर इज हायर? सर 10 लाख, 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया। अब मैं 10 लाख दूंगा क्या उसको? नहीं, मैं कहूंगा ठीक है तू एएमटी ले अपना, 9 लाख रुपए ले ले, लेकिन 1 लाख का क्रेडिट तो दे। तो 5 लाख मेरा क्रेडिट रह जाएगा, 6 लाख माइनस 1 लाख, 5 लाख मेरा क्रेडिट रह गया, 1 लाख मैंने यूज कर लिया। जब मैं ये पेबल है पेबल, लेकिन एक्चुअल पेमेंट कितनी आएगी? 9 लाख रुपए। 10 लाख पे नहीं करूंगा, 1 लाख मैं अपना क्रेडिट लूंगा, एएमटी तक ही पे करूंगा मिनिमम। यस और नो? यस सर, फटाफट उतारो, फटाफट उतारिए।
आइए जी, एक लास्ट बेहतरीन एग्जांपल लिख लो, बस चैप्टर खत्म आपका। मिस्टर जे के हैज द टोटल इनकम of rupees 49 lakh after deduction exemption। चलो डिडक्शन ही लिखो, फिर डेप्रिसिएशन भी आ जाएगा। आफ्टर डिडक्शन of rupees 40 lakh under section 35 AD for building। क्या डिफरेंस होगा? Mr. JK has the total income of rupees 49 lakh after deduction of rupees 40 lakh under section 35 AD for building, which was acquired in May 2023। compute the टैक्स पेबल। मैंने इसमें एएमटी पेबल नहीं लिखा है, ध्यान देना, मैंने इसमें लिखा कंप्यूट द टैक्स पेबल, एएमटी पेबल नहीं। तो आपको पूरा का पूरा टैक्स निकालना है, आपको पूरा का पूरा टैक्स निकालना है। शुरू हो जाओ फटाफट। पहले आप इनकम टैक्स निकालो, फिर आप एएमटी निकालो, दोनों में से जो भी ज्यादा हो वो आप पे कर दो। चलिए आइए, मैं अपना निकाल लेता हूं फटाफट, तब तक आप अपना कैलकुलेशन करो कैलसी पर। मैं सबसे पहले इनकम टैक्स निकाल रहा हूं। हाँ जी, मेरा बिल्कुल सही निकला है। आप लिखना चाहो तो लिख लेना। डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से ऑप्ट आउट कर दिया इसने। एसएससी ऑप्ट फ्रॉम, एसएससी ऑप्ट आउट डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, मतलब नॉर्मल जो प्रोविजन पहले लगते थे वही लगेंगे। सर पहले का हमें तो पता ही नहीं क्या लगते थे, कोई बात नहीं, 2.5 लाख वाला स्लैब रेट लगेगा, बस इतना बता दिया मैंने। डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से उसने ऑप्ट आउट कर लिया। डिफॉल्ट टैक्स रिजिम कौन सी है? 3 लाख वाली, 3 लाख 115 बीएसी। सर 115 बीएसी होता तो एएमटी के प्रोविजन ही नहीं आते मेरे दोस्त, लिखवाया शुरू में। एएमटी प्रोविजन शैल नॉट एप्लीकेबल वेयर एसएससी हैज ऑप्ट फॉर न्यू टैक्स रिजिम, या फिर कहूं डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, या फिर कहूं 115 बीएसी, जो कि हम कल की क्लास में करेंगे, और कल हमारी लास्ट क्लास। जल्दी निकालिए। सर मेरा इनकम टैक्स आ गया, इनकम टैक्स पेबल मेरा कितना निकला? 13 लाख। मैं इंक्लूडिंग एचईसी करके बता रहा हूं, 13,33,800 ये मेरा निकल गया इनकम टैक्स पेबल। 4% जोड़ने के बाद है, 4% जोड़ने के बाद है। टोटल इनकम थी मेरी 49 लाख की। 49 लाख कैसे निकाला? सर 49 लाख में से पहले कर दूंगा 10 लाख माइनस, कितना बच गया? 39 लाख। 39 लाख का सीधा 30% कर दो, सर आ गया। उसमें जोड़ दो 1,12,500, किस बात के? अप टू 10 लाख का टैक्स शॉर्ट फॉर्म में जोड़ दिया, उसमें ऐड कर दो टोटल में 4% एचईसी, ये वाली फिगर आ जाएगी आपकी। चलो जी, इनकम टैक्स पेबल आ गया जी। सर एएमटी पेबल निकालो।
जो भी फिगर आएगी विच एवर इज हायर लेकर नेट टैक्स पेबल। इसकी वर्किंग नोट देखते हैं। एडजस्टेड टोटल इनकम, एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालेंगे सर? जो भी टोटल इनकम होगी, टोटल इनकम कितनी है सर? 49 लाख। चलो उसमें मैं एड बैक करवा दूंगा ऐड करवा दूंगा डिडक्शन 35 एडी वाली। हाँ सर, कितनी क्लेम की है आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शन? सर 40 लाख की डिडक्शन क्लेम कर ली। चलो 40 लाख की डिडक्शन क्लेम कर ली। माइनस करवा दूंगा डेप्रीशिएशन सेक्शन 32 वाला। हाँ सर, कितना करवा दें जी? जल्दी बोलो सर। डिडक्शन क्लेम करी मेरी 40 लाख की, 40 लाख की डिडक्शन। किसके लिए सर? बिल्डिंग के लिए। कब खरीदी थी? मई 2023 में खरीदी थी। ये इसलिए दिया गया है आपको ताकि आप फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाओ। बिल्डिंग इसलिए दी गई है आपको ताकि आप 10% का डेप्रिसिएशन लगाओ। चलो 40 लाख पर 10% का डेप्रिसिएशन 4 लाख आ गया सर। 4 लाख सीधा सीधा ATI ये आ गया सर 49 प्लस 89 85 आ गया। देखना जी एक बार, 85 लाख आ गया। सीधा सीधा जोड़ो ना यार, 4 और 4 8, 89 लाख माइनस 4 85 लाख। हाँ जी 85 लाख। हाँ सर। SSC कौन है सर? नॉर्मल है, नॉर्मल है सर, इंडिविजुअल है। मिस्टर जेके इंडिविजुअल है। कितना रेट लूंगा? 18.5%, 9% की 15%। सर 9% तब लेते जब वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में होता, IFSC गुजरात या तेलंगाना में, तो 9% लेते। यस और नो? यस सर। लेकिन ये नॉर्मल है। हाँ सर नॉर्मल है, तो हम क्या लेंगे सर? नॉर्मल 18.5%। चलो जी AMT इज इक्वल टू 85 लाख मल्टीप्लाई बाय 18.5 लाख, 18.5%। कितना आया? कितना आया? ये आया सर 85 लाख का 18.5%, 15,72,500, 15,72,500। यस और नो? यस सर। HEC ऐड करवा दो। मैंने क्या बोला था? इस केस में मेरी एडजस्टेड टोटल इनकम ही मेरी टोटल इनकम हो गई। दैट मीन्स मेरी एडजस्टेड टोटल इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम। यस और नो? और मेरी टोटल इनकम कितनी है? 85 लाख, मोर देन 50 लाख। दैट मीन्स सरचार्ज आएगा। सबसे फोकस की बात इस क्वेश्चन में यही रहती है, जब आप नॉर्मल प्रोविजन निकालते हो तो आपकी इनकम थी 49 लाख। 49 लाख 50 लाख से नीचे था, कोई सरचार्ज नहीं लगाया आपने यहां पर। लेकिन यहां पर आपकी 85 लाख होगी, मोर देन 50 लाख, दैट मीन्स सरचार्ज लगाना पड़ेगा। ऐड कर देंगे सरचार्ज एट द रेट 10%। ये आ गया 10%, इसका सीधा सीधा 157250। सीधा एक जीरो हटा दो पीछे से, 1,57,250 प्लस 1,57,250, ये आ गया 17,29,750। इन टोटल 17,29,750, 17,29,750 ऐड करा दूंगा। HEC 4%, इसका 4% निकलेगा 69,000, 69,190, 69,190, 17,29,750। ये आ गया 17,98,940, 17,98,940 AMT पेबल 17,98,940। हाँ जी लिखो 17,98,940। विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, दोनों में सबसे ज्यादा ये ज्यादा कि ये ज्यादा? सर ये ज्यादा। तो नेट टैक्स पेबल कितना आएगा? 17,98,940। जो भी आप एक्सेस क्रेडिट कितना हो गया?
माइनस कर दो 13, 33, 800, 4 65, 4 65, 140। वर्किंग नोट से आप इसको देख लेना, 4 65, 140। आप इसको 15 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 15 असेसमेंट ईयर तक। यस और नो, बोलिए बोलिए बोलिए। चलिए जी, एक लास्ट छोटी सी बात लिख लो, 115 जेई जो नॉर्मल प्रोविजन है वो ही लगेंगे। सेक्शन 115 जेई ऑल अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट, जैसे 234 ए बी सी shall be applicable as it is। ये इसलिए लिखा ताकि लोग बाग ये ना बोल दे कि आपने तो एएमटी में कुछ बोला ही नहीं था तो हम क्यों ये फीस वगैरह दे। इसलिए उन्होंने स्पेसिफिकली लिख दिया कि यार कल को टेंशन ही ना हो, कोई कंफ्लिक्ट ही ना आए, सीधा सीधा बात ही खत्म हो जाए। ऑल अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट सेक्शन 234 एबीसी शैल एप्लीकेबल एज इट इज, वो ऐसे के ऐसे लग जाएंगे। हाँ जी, क्लियर है, क्लियर है यहां तक? यस और नो? यस सर। एएमटी हुआ आपका खत्म, यहीं तक था एएमटी। अब इसके बाद हम देखेंगे छोटी छोटी एग्जम्पशंस देखेंगे। सर एग्जम्पशंस कौन सी? कुछ छोटी छोटी मगर अच्छी एग्जम्पशन। एग्जम्पशन वाला चैप्टर निकालो फटाफट, एग्जम्पशन वाला चैप्टर निकालेंगे। एग्जम्पशन वाला चैप्टर निकालो एक बार। इसमें एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपकी एससीजेड वाली एग्जम्पशन है। एससीजेड वाली एग्जम्पशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो भी देखेंगे। सर एग्जम्पशन कौन कौन सी, जो जो अभी तक मैंने बताया था मैं सारी एक साथ लिखवा दे रहा हूँ। आज तक जो जो मैंने आपको बताया होगा एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10(2)(a)। हाँ जी, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म इज
exempt in the hands of partners. हाँ जी, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स, सेक्शन 10(2)(a। बस इतना ही था, ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेक्शन 10(10)(d), सेक्शन फटाफट उतार लो, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए। हो सकता है वो आपसे एमसीक्यू में पूछ ले, हो सकता है वो आपसे एमसीक्यू में पूछ ले। LIC मैच्योर्ड, नोट से मैं एकदम सिंप्लीफाइड लिखवा रहा हूँ आपको, नोट से उतरवा के। LIC मैच्योर्ड अमाउंट रिसीव्ड एग्जेम्प्ट है आपकी, इंक्लूडिंग बोनस, इंक्लूडिंग बोनस। बट फॉलोइंग आर टैक्सेबल। अगर आपकी LIP मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, वो आपकी एग्जेम्प्ट होती है जब वो मैच्योरिटी पर रिसीव होती है, एग्जेम्प्ट होगी इंक्लूडिंग बोनस मिलाते हुए, लेकिन बट फॉलोइंग आर टैक्सेबल, लेकिन इन केसेस में ये टैक्सेबल होगी। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। नंबर 2 है आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इफ प्रीमियम इन any year exceed 10% of sum assured. And third one is ULIP, कैपिटल गेन में पढ़ाया था 2.5 लाख वाला, सिंगल प्रीमियम मल्टीपल प्रीमियम 2.5 लाख, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी, सिंगल प्रीमियम, सिंगल पॉलिसी तो लिखो भैया, सिंगल पॉलिसी प्रीमियम एक्सीड 2.5 लाख, मल्टीपल पॉलिसी प्रीमियम एक्सीड 2.5 लाख पर एनम। तो इन 3 केसेस में अगर आपको LIC मैच्योरिटी की अमाउंट मिली तो वो हो जाएगी टैक्सेबल। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर वो उसका प्रीमियम एक्सीड कर जाए 10% ऑफ सम एश्योर्ड, 10% ऑफ सम एश्योर्ड से अगर उसका प्रीमियम एक्सीड कर जाता है, यूलिप के केस में होगी आपकी सिंगल पॉलिसी प्रीमियम 2.5 लाख से एक्सीड पर एनम, मल्टीपल पॉलिसी प्रीमियम 2.5 लाख से एक्सीड। मान लो आपके JK सर की पॉलिसी होगी मैच्योर, तो जो भी अमाउंट मिलेगी वो होगी एग्जेम्प्ट। LIC ने आपको दिया फाइनल अमाउंट प्लस कुछ बोनस भी दिया। ये बोनस वो वाला बोनस नहीं जो एम्प्लॉइज को मिलता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मिला, एक्स्ट्रा अमाउंट बढ़कर, जो फाइनल अमाउंट मिलनी थी, मान लो मैं 10 लाख की पॉलिसी थी, फाइनल अमाउंट मिलनी थी 12 लाख रुपए, 12 लाख में आपको कुछ 50,000 1 लाख बोनस भी दे दिया, 13 लाख समथिंग मिला। तो जो भी मिलेगा वो, अगर प्रीमियम पे किया होगा LIC को, इसकी तो आपको क्या मिल गई, 80C में डिडक्शन, यस और नो, 80C में डिडक्शन। हाँ जी सर, अगर आपने सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, कंडीशन सेटिस्फाइड, तो आपको एग्जेम्प्ट है 10(10)(d) में, नहीं तो टैक्सेबल हो जाएगी। कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड,
कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। हाँ जी, जेके सर ने प्रीमियम पे किया एलआईसी का, डिडक्शन क्लेम कर ली सर, फाइनल अमाउंट प्लस बोनस मिला। अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो 1010D में एग्जेम्प्ट सर। कंडीशन मतलब आपका 2.5 लाख से कम है, 10% से कम है, आपका लाइफ कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी भी नहीं है, तो जो एलआईसी मैच्योर हो गया, अमाउंट रिसीव्ड वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा इंक्लूडिंग बोनस। सर अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो यूलिप का केस है तो कैपिटल गेन आ जाएगा। हाँ, अदरवाइज अदरवाइज में लूप होल है अभी। देखो कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड में दो बातें होंगी। एक तो अगर यूलिप का केस है तो सीधा सीधा आपका कैपिटल गेन आ गया, क्योंकि कैपिटल गेन की डेफिनेशन में इसको ऐड कर दिया गया है यूलिप को। हाँ सर, अगर एनी अदर पॉलिसी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो उसमें लॉ साइलेंट है, लॉ साइलेंट है तो इसका भरपूर फायदा उठाया जाएगा। इवन प्रीमियम एक्सीड कर जाता है 10% से, आप डिडक्शन तो क्लेम करेंगे ही करेंगे, डिडक्शन आपको अलाउड होगी ही होगी। और अगर कल को ये टैक्सेबल हुआ तो सीधा सीधा आईएफओएस में टैक्सेबल होगा और कहीं टैक्स नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है सर। चलिए छोटी छोटी और लिखते हैं। अगर आपको कंपनसेशन मिला सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेक्शन 10BC, compensation received from central government, state government, local authority is exempt. सेक्शन 1016C, 1016, अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिली, इंस्टीट्यूट देता है हमारा एजुकेशन स्कॉलरशिप रिसीव्ड, एग्जेम्प्ट। सेक्शन 1018, फैमिली पेंशन रिसीव्ड to the family member who is recipient of gallantry award or he was member of armed forces। family pension received to the family member who is the recipient of gallantry award from वीर चक्र, महावीर चक्र, or he was member of armed forces, तो उसको जो भी उसकी फैमिली को पेंशन मिलती है वो एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 1018 में। 1018 में वो एग्जेम्प्ट होती है। बोलिए यस सर। हाँ जी, डन। उतारो फटाफट एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जेम्पशंस। जिसको उतारनी है वो उतार सकता है, वीडियो पॉज कर लेना आराम से। छोटी छोटी बातें थी, ऑलरेडी कहीं ना कहीं मैं आपको बता चुका हूँ, पर मुझे ये सारी बातें एक जगह लिखवानी थी, इसलिए मैंने ये लिखवा दी है नोट्स से ही आपको।
हाँ जी, चलिए मिलते हैं आपसे कल। कल होगी हमारी लास्ट क्लास। कल हम एक लास्ट एग्जामिशन करेंगे 10AA एग्जामिशन, जो SEZ में यूनिट्स है। हालांकि उस पर सनसेट क्लॉज लग चुका है, बट स्टिल उसके साल बचे हुए हैं, डिडक्शन इन सालों में क्लेम हो रही है अभी भी। मिलते हैं आपसे कल लास्ट क्लास में। कल दो चीजें करवाऊंगा, एक वो एग्जामिशन 10AA वाली SEZ वाली, एंड आपकी जो न्यू टैक्स रिजिम है वो करेंगे, डिटेल में करेंगे। और फिर आपको कहेंगे अलविदा। अलविदा कहेंगे सिर्फ इस बैच के लिए, बट यूट्यूब पर हम आपसे मिलते रहेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, एंड MCQ के लिए, रिवीजन वीडियो के लिए, मैराथन के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल। मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू सो मच।